ठंड में गरीब देवरानी जेठानी का पेड़ घर। इस जंगल में कितनी सर्दी लग रही है, ऊपर से ये पेड़ भी आसानी से कटता ही नहीं है। बहुत थकान हो रही है। ऐसे हार मत मानो बहू, तुम ही हो जो कुछ कर सकती हो। जमाने ने तो बड़ी चालाकी से घर को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सही कहा माँ आपने। अब जिन्होंने हमें निकाला है ना, उन्हें ही दिखाना है कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसे बोलकर दोनों बहुएं सर्दी में ठिठुरते हुए भी घर को बनाने में लगी रहीं। पास में ही उनकी सास खड़ी हुई थी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो पेड़ में घर बना रही हैं, सवाल ये है कि वो पेड़ में घर क्यों बना रही हैं। चलिए पीछे चलकर जानते हैं। अरे दीदी, हम जब भी इस रास्ते से सब्जी लेने जाते थे तो इस दरवाजे पर एक अम्मा बैठी हुई दिखती थी। आजकल आपने देखा कि वो दिखती ही नहीं है। सही बोल रही हो, वो अम्मा अभी कुछ समय से दिखी नहीं है। चलो अंदर चलकर पूछते हैं कि अब क्यों नहीं निकलती। मीनल और ज्योति ऐसे बोलकर छोटी सी कुटिया के अंदर आ गई, जहां उन्होंने देखा कि वो बुढ़िया जो उन्हें दरवाजे पर मिलती थी वो एक पलंग पर लेटी थी और उसकी बेटी सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही थी। सुनिए। जी कौन? हम इसी गांव में ही रहते हैं। अच्छा, अंदर आइए। आपको भी कपड़े सिलवाने हैं क्या? नहीं, कपड़े तो नहीं सिलवाने, वो हम तो बस इन अम्मा की तबीयत पूछने आए थे। जब भी हम यहाँ से गुजरती थी तो अम्मा कुछ न कुछ करती दिख ही जाती थी, लेकिन अब कई दिनों से दिखी नहीं तो पूछने चले आए। हाँ, वो माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। जब से सर्दी का मौसम शुरू हुआ है इनका जुकाम ही नहीं जाता। हाँ, सर्दी तो बहुत है। तो क्या तुमने इन्हें दवाई दिलवाई? नहीं दीदी, 4 पैसे कमाकर मैं बस चूल्हा जला पा रही हूँ। दवा वगैरह कहाँ से दिलवा सकूंगी? वो लड़की ऐसे बोलकर दुखी हो गई कि तभी मीनल और ज्योति ने एक दूसरे की तरफ को देखा और फिर मीनल ने उसे अपने पाँव में से पायल उतार कर दे दी। ये लो बहन, इन पायलों को रख लो और अपनी माँ का इलाज करवा देना। दीदी रख लो, ये चांदी की पायल है तो इन्हें बेचकर दवा तो आ ही जाएगी। और वैसे भी ये चीजें तो दुनिया में बहुत हैं, कभी भी मिल जाएंगी। लेकिन माँ तो अनमोल है ना, एक बार खो गई तो फिर नहीं मिलेगी, इसलिए तुम इनका इलाज करवाओ। मीनल ऐसे बोलकर उस लड़की के घर से आ गई। मीनल और ज्योति दोनों देवरानी जेठानी थी। वैसे तो वो दोनों भी गरीब ही थी, लेकिन वो कभी भी किसी को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ती थी। आज भी मीनल ने अपनी शादी की पायलों से उस लड़की की मदद की और उसके बाद वो दोनों घर आ गईं। आ गई बहू। हे भगवान, सर्दी और खांसी ने तो मट्टी ही खराब करके रख दी है। मीनल बेटा, तेरे चलने की वो घुंघरुओं की आवाज क्यों नहीं आ रही है? पायल उतार दी है क्या? नहीं माँ जी, पायल उतारी नहीं, दे दी है एक गरीब को। वैसे भी हमारे पतियों ने तो हमें धोखा ही दे दिया, तो अब उनकी यादों का भी क्या फायदा? आप नाराज तो नहीं है ना माँ? नहीं बेटा, अगर तूने दी है तो यकीनन ये एक सही फैसला होगा। मैं नाराज नहीं हूँ, तो चिंता मत कर। आशा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। दोनों देवरानी जेठानी फिर अपने घर के कामों में लग गईं और ऐसे ही कुछ देर बाद आशा के पास गांव की एक औरत आकर बैठ गई। कैसी है आशा जी? ठीक ही हूँ। कहाँ से ठीक है? कितने ही दिन हो गए हैं, आपकी खांसी तो ऐसे की ऐसे ही रहती है। अरे हाँ बहन, रोजाना गर्म पानी भी पीती हूँ, शहद अदरक भी चाटती हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी छाती पर ठंड बैठ गई है। नहीं आशा जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई मामूली सर्दी की खांसी नहीं है, वरना अभी तक तो ऐसे ही आराम हो जाता। वैसे तो लगता है कि आपको अंदर ही अंदर कोई बड़ी बीमारी बन गई है। मेरी बात मानो तो अपना चेकअप करवा लो, कहीं आपको ऐसा कुछ ना हो गया हो जो हमें भी ना लग जाए। राम 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 राम, ऐसा ना होना चाहिए। मैं तो चली भाई अपने घर। वो औरत आशा और उसकी बहुओं को सोच में डालकर चली गई। माँ जी, इनकी बातों पर ध्यान मत देना। कुछ लोगों को बोलने की बड़ी बुरी आदत होती है। आप ठीक हो, बस सर्दी की वजह से थोड़ी सी खांसी हुई है। ज्योति ने अभी ऐसे बोला ही था कि उसने खिड़की से देखा गांव के बहुत सारे लोग उनके घर की तरफ ही आ रहे थे, जिनमें उनके गांव का सरपंच भी शामिल था। सरपंच जी, ये पूरी पंचायत लेकर हमारे घर में क्यों आ रहे हैं? देखो बहुरानी, जब बड़े घर में आते हैं तो छोटों को सवाल नहीं करना चाहिए। आशा जी, सुना है आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई है जो हमारे गांव में फैलने का खतरा है। किसने बताया आपको सरपंच जी? हमारी माँ जी को बस सर्दी से खांसी हुई है। बहुरानी, नजले जुकाम को बस नहीं कहना चाहिए। बड़े बूढ़े कह गए हैं कि ये बीमारी की माँ है। आशा जी, मैं यहाँ आपसे कोई बात बिगाड़ने नहीं आया हूँ।
नरमी से बोल रहा हूँ। बुरा मत मानना, आपकी बहुएं या आप कोई भी अगर बाहर जाएंगी तो मास्क लगाकर। दूसरा, अपने घर का खाना भले ही जला देना, लेकिन किसी कुत्ते को भी मत डालना। तीसरा, अपने घर को हमेशा बंद करके रखना, ऐसे किसी संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा। सरपंच ऐसे ही उन्हें रूल्स गिनाकर चला गया, जिसके जाने के बाद मीनल बोली, ये क्या बात हुई? अब क्या सास भी इनकी मर्जी से ही लेनी पड़ेगी? अजीब इंसान है। बहुओं, मेरी बात सुनो। अब हम और इस गांव में नहीं रहेंगे, कहीं और चलो, अपना ठिकाना ढूंढ लेते हैं। लेकिन क्यों माँ जी? वो इसलिए क्योंकि अब ये लोग हमें कुत्तों से भी बदतर तरीके से ट्रीट करेंगे, जो मैं नहीं चाहती। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मीनल ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। लेकिन जब दोनों बहुएं बाहर गईं तो उन्होंने देखा कि सभी लोग उन्हें अजीब तरीके से ही ट्रीट कर रहे थे, जिसका नतीजा ये सामने आया कि उन्होंने गांव को छोड़ने का ही फैसला कर लिया और वो एक जंगल में आ गई। इस जंगल में कितनी सर्दी लग रही है, ऊपर से ये पेड़ भी आसानी से कटता नहीं है। बहुत थकान हो रही है। ऐसे हार मत मानो बहुओं, तुम ही तो हो जो कुछ कर सकती हो। जमाने ने तो बड़ी चालाकी से घर को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सही कहा आपने। अब जिन्होंने हमें निकाला है ना, उन्हें ही दिखाना है कि हम क्या कर सकते हैं। ज्योति और मीनल ने ऐसे ही बदले की आग में एक बड़े से पेड़ का तना खोद डाला और उसकी जड़ें तराश कर उन्होंने उसमें अपना ठिकाना बना लिया। बाहर जितनी सर्दी थी, वो पेड़ घर उतना ही गर्म था, जिसमें आते ही सास बहू को बहुत ज्यादा सुकून मिला। वाह बहुओं, तुमने तो क्या खूब घर बनाया है। सच में तुम दोनों ने साबित कर दिया कि तुम मेरी बहुएं हो। आशा, ज्योति और मीनल तीनों ही उस घर में आकर काफी खुश थीं, लेकिन कहानी ऐसे ही खत्म नहीं हो जाती। अभी भी उनके सामने काम, कारोबार और पैसे की किल्लत खड़ी हुई थी। उसी से वो अपनी सास का इलाज करवा सकती थी। तो मीनल बोली, भाभी, माँ जी के इलाज के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैंने सोच लिया है कि हम सब कुछ कैसे करेंगे। माँ जी के इलाज के पैसे हम मंदिर में फूल और हाईवे पर लकड़ी बेचकर करेंगे। मंदिर में फूल तो सही है, लेकिन हाईवे पर लकड़ी? हाँ, हाईवे पर हम लकड़ी जलाने के लायक बेचेंगे तो राह चलती गाड़ियां और लोग जो चूल्हा या अंगीठी जलाते हैं वो उन्हें खरीद लेंगे। मीनल का आइडिया ज्योति को सुनते ही पसंद आ गया। बस फिर क्या था, दोनों बहुओं ने अगले दिन ही जंगल से फूल लिए और थोड़ी लकड़ी काटी, जिन्हें वो बेचने मंदिर और हाईवे पर चली गई। मैडम, ये लकड़ी कैसे दी है? भैया, ये लकड़ी का एक कट्टर 50 रुपए का है। ठीक है, मुझे एक दे दो। इधर ज्योति हाईवे पर थी तो वहीं दूसरी तरफ। ये पीले वाले फूल 50 रुपए के 50 ही मिलेंगे। दे दूं क्या? जी दे दीजिए। मीनल मंदिर में फूल बेच रही थी। जब दोनों की थोड़ी बहुत कमाई हो गई तो उन्होंने उससे खाने का सामान खरीदा और अपनी सास के इलाज के पैसे बचाए। देखते ही देखते ऐसे ही वक्त गुजर गया। बहुएं ऐसे ही मेहनत में लगी हुई थी और इसी मेहनत और लगन से उनके हालात सुधर चुके थे और उनकी सास भी सही हो गई थी। इस सब के बाद अब उन्होंने फिर से गांव जाने का फैसला किया। और अरे आप लोग, लेकिन आप सभी तो। मुखिया जी, अब बस क्या ही बताएं। आपने गांव वालों को ऐसा बहकाया कि सभी ने हमें किसी बीमारी की नजर से देखा, लेकिन माँ जी को बस टीबी हुई थी जो ठीक हो जाती है। अब माँ जी बिल्कुल ठीक है, तो अब हम इसी गांव में रहेंगे। मीनल की बात सुनकर सभी का सिर नीचा हो गया। अब दोनों देवरानी जिठानी पूरी इज्जत के साथ अपने घर में रहती थीं और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। अपनी भाभियों को कमरे में छोड़ा, बाकी की रस्में हम कल कर लेंगे। मेरे पास और भी कई सारे काम हैं। वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोने जाना है। आप इस साक्षी को क्यों नहीं बोल देती? इतना शुभ काम क्या मैं इस कलमुही से करवाऊंगी? और तू यहाँ खड़े खड़े क्या देख रही है? जा जाकर मेहमानों के लिए चाय बना। और माला बेटा, तू भाभियों को कमरे में छोड़ा। माला मुंह बनाकर अपनी भाभियों को उनके कमरे तक ले जाती है। ये 5 कमरे हैं, एक एक आप लोगों का है। जाकर आराम कर लीजिए और मुझे भी करने दीजिए। शादी से पहले तुम्हारी हमसे ठीक से कभी बात ही नहीं हो पाई। कहने को रंग तो हम 5 का ही साफ है, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा सुंदर हो। हमारी सभी सहेलियों में से सबसे सुंदर नंद हमारी ही है। वो तो होगी ही ना, मैं इतनी गोरी जो हूँ। अनीता, पायल, मधु, कनिका और किंजल की कहने को तो 2 नंद थी, लेकिन जो एक नंद माला बिल्कुल दूध की तरह गोरी और काफी सुंदर थी, वहीं दूसरी नंद साक्षी रंग में काली थी, जिसके चलते 5 भाभियां अपनी गोरी नंद की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। आप तो हम सबके लिए कितने सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आई हो। मुझे तो ये नीला वाला सूट काफी पसंद आ रहा है, मैं तो यही लूंगी। पहले ये नीला सूट मुझे पसंद आया है, इसे तो मैं ही लूंगी। लेकिन साक्षी, तुम जिद क्यों करती हो? अपना और माला का रंग देखा है, तुम दोनों में कितना फर्क है। तुम्हारे काले रंग पर तो ये नीला रंग अच्छा ही नहीं लगेगा।
तो तुम ये काला सूट रख लो, जैसा तुम्हारा रंग वैसा ही सूट। कनिका की बात सुन साक्षी को बुरा तो लगता है, लेकिन वो हंसते हुए कनिका का दिया हुआ काले रंग का सूट ले लेती है। आज तो कुछ ज्यादा ही काम है ना, अभी तो रसोई में भी कितना सारा काम पड़ा है, कपड़े धोने, घर की साफ सफाई भी करनी है। और नहीं तो क्या, मुझे तो लगता है कि आज हम पांचों का पूरा दिन घर की साफ सफाई में ही निकल जाएगा। सभी भाभी किचन में खड़ी होकर ढेर सारा काम कर रही होती हैं कि तभी वहां साक्षी आती है। भाभी आप सब लोग काम में लगे हुए हैं और आपने मुझे बताया भी नहीं। लाई, किचन का काम मैं कर देती हूँ। वैसे भी मैं ज्यादातर किचन में ही रहती हूँ तो मुझे उसके काम की आदत पड़ गई है। आप जाकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए और बाकी घर के काम की भी फिक्र मत करिए, मैं सब कर लूंगी। तुम्हें इतना ही शौक है काम करने का तो ठीक है, कर लो। और हाँ, सबके लिए एक एक कप चाय भी बना देना। पांचों भाभी बाहर हॉल में आकर बैठ जाती हैं। वहीं साक्षी किचन में काम करने लगती है कि तभी हॉल में माला काफी तैयार होकर आती है। माला, आज तो तुम काफी सुंदर लग रही हो, कहाँ जा रही हो? आपको पता नहीं है जब कोई बाहर जाता है तो उसे टोका नहीं करते। वैसे मैं मूवी देखने के लिए जा रही हूँ। मूवी देखने के लिए जा रही हो? पता है हमारा भी कब से मूवी देखने का प्लान बन रहा था, लेकिन हमारे पतियों को तो काम से फुर्सत ही नहीं है। चलो ना हम सब साथ में चलते, इस बहाने नंद भाभी की डेट भी हो जाएगी। भाभी, मुझे नंद भाभी के डेट में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। आपकी और मेरी लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है, सो प्लीज बार बार मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। बार बार माला अपनी गोरी भाभीओं की बात को काट कर उनकी इंसल्ट किया करती थी, लेकिन सिर्फ अपनी नंद के गोरे रंग और खूबसूरती के चलते पांचों भाभीओं को उसकी बात का बुरा नहीं लगता था। ऐसे ही एक दिन, अरे यार माला, बहुत जोरों की भूख लग रही है, मेरे तो कुछ टेस्टी सा खाने का दिल कर रहा है, तो अपनी भाभीयों से बोलकर हमारे लिए नूडल्स और मोमोज बनवा लेना। हाँ यार, क्यों नहीं। माला अपनी भाभीओं को आवाज देकर हॉल में बुलाती है और उनसे मोमोज और नूडल्स बनाने के लिए कहती है, जिसे सुन। लेकिन माला, हम में से किसी को भी मोमोज नूडल्स बनाने के लिए नहीं आता है। तुम कहो तो हम सैंडविच वगैरह बना देते हैं। जब हमारा नूडल्स और मोमोज खाने का मन है तो आप सैंडविच क्यों बनाओगी? घर वालों ने सिर्फ मेकअप करना सिखाया है क्या? घर का कुछ काम वगैरह नहीं आता है क्या आप लोगों को? अरे नहीं तो क्या माला, तेरी 5-5 भाभी आए, लेकिन मुझे तो हर कोई निठल्ली लग रही है काम से। महक, जुबान संभाल कर बात करो, ये मेरी भाभी हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे इस तरह बात करने की? और माला, तुम क्या, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि बाहर वालों के सामने घर वालों से किस तरह बात करनी चाहिए कि सारी तमीज भूल गई हो? अब तू काली कबूतरी मुझे लोगों से बात करना सिखाएगी। कभी शक्ल देखी है खुद की आईने में? मेरा बस चलता तो मैं तुझे कब का इस घर से धक्के मार के निकाल देती। तो हम सबके लिए बोझ बनकर बैठी हुई है, ना जाने कब तुझसे छुटकारा मिलेगा। अपनी बहन की बात सुन साक्षी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कहीं न कहीं इस बार उन पांचों बहू को भी अपनी गोरी नंद की बातों का बुरा लगता है, लेकिन वो इस बार भी उससे कुछ नहीं कहती और ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आकर मेरी अलमारी से मेरी ड्रेस निकाल कर पहनने की? हम तो सिर्फ तुम्हारी ड्रेस देख रहे थे, हमने इसे पहनी नहीं है। और तुम भी तो कई बार हमारे कमरे में आकर हमसे बिना पूछे हमारी अलमारी से कोई भी चीज निकाल लेती हो। हमने तो तुम्हें कभी ऐसा नहीं कहा। ये घर मेरा है, इस घर की हर एक चीज पर सिर्फ मेरा हक है। मैं जो चाहे कर सकती हूँ, लेकिन आप पांचों पराई हैं तो इसीलिए अपनी हद में रहिए। पांचों भाभीओं से इतना सारा प्यार मिलने के बाद भी जहां गौरी नंद हमेशा अपनी भाभीओं को बेइज्जती करती है, वहीं अपनी भाभी से भी काले रंग के ताने सुनने के बाद काली नंद साक्षी हमेशा अपनी भाभीओं की काम में मदद करती है, उनका काफी अच्छे से ध्यान रखती। समय गुजरता है और अब दोनों नंद के लिए घर में रिश्ते देखने की बात चलती है। माला की खूबसूरती और उसके गोरे रंग के चलते उसका रिश्ता जल्दी एक बहुत बड़े घर में तय हो जाता है, लेकिन वहीं साक्षी के काले रंग के चलते लोग उससे रिश्ता जोड़ने से ही मना कर देते हैं। अब बहन जी, बुरा मत मानिए, लेकिन आपकी बेटी का रंग कुछ ज्यादा ही सांवला है और हमें इतनी सांवली बहू नहीं चाहिए। रिश्ता देखने आई उमा की बात को सुनकर सभी घर वालों को अब साक्षी पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। कब तक हमारी छाती पर बोझ बनाकर बैठेगी? कब इसके हाथ पीले होंगे? अगर मुझे पता होता कि इसकी वजह से हम लोगों को ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी तो मैं तो इसे अपनी कोख में ही मार देती। बहुत हो गई लोगों के सामने हमारी बेइज्जती, लेकिन अब और नहीं। अब जो भी गरीब लंगड़ा लूला मिलेगा उसके साथ इसकी शादी कर दो, कम से कम हमारा पीछा तो छोड़ेगी। पांचों भाई मिलकर जल्दी एक लंगड़े आदमी को ढूंढकर जबरदस्ती साक्षी का रिश्ता उसके साथ तय कर देते हैं। दोनों काली गोरी बहनों की एक ही दिन शादी होती है। जहां गोरी बेटी के लिए घर में धूमधाम से सारी रस्में, कपड़े और चीज लाई जा रही थी, वहीं काली बेटी को कोई पूछता तक नहीं है। अरे भाभी, कितनी हल्दी लगाई जा रही हैं आप मुझे? मैं तो पहले से इतनी खूबसूरत हूँ। ये हल्दी की रस्म सांवले और काले लोगों के लिए बनी है, ना कि मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के लिए। जाकर ये हल्दी अपनी काली नंद को लगाइए।
गोरी नंद का बर्ताव और काली नंद के साथ इतना अत्याचार होता देख अब सभी भाभियों को साक्षी के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। ऐसे ही 2-3 दिन गुजरते हैं और आज दोनों बहनों की शादी होती है। कमरे में बैठ साक्षी शादी के जोड़े में काफी रो रही होती है। क्या काला रंग होना इंसान को इतनी बड़ी सजा दे सकता है? मेरे काले रंग के चलते मेरे अपने ही घर वाले मेरी शादी एक लंगड़े से करवा रहे। इससे अच्छा तो मुझे जहर दे देते। साक्षी कमरे में बैठकर रो ही रही थी कि तभी बाहर से उसकी 5 भाभियां सारी बात सुन लेती हैं। हमने हमेशा से माला को इतना प्यार दिया, हमेशा उसका ख्याल रखा, लेकिन उसने हमेशा हमारी बेइज्जती की। और जहां हमने अपनी काली नंद को कभी प्यार से एक शब्द नहीं बोला, वो हमेशा हमारी कितनी मदद करती थी। आज हमारी बारी है कि हम उसकी मदद करें। हम साक्षी की जिंदगी किसी भी हाल में खराब नहीं होने देंगे। माला तो शादी करके जिंदगी भर खुश रहेगी, लेकिन साक्षी को हम और मुसीबत में नहीं डाल सकते। 5 भाभी अब सीधा साक्षी के पास जाती हैं। साक्षी, तुम्हें शादी नहीं करनी ना, तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम फिक्र मत करो। लेकिन भाभी कैसे? बारात आ गई है, माँ भैया जबरदस्ती ही सही लेकिन नंद की शादी करवा कर ही मानेंगे। कानून नाम की भी कोई चीज होती है? आपने कहा ना कि शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। काफी देर तक साक्षी के मंडप में न आने के कारण सुषमा अपने बेटों के साथ ऊपर आती है, जहां सभी बहुएं अपनी सास और पतियों को शादी के लिए मना कर देती हैं। तुम लोगों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतनी मुश्किल से इसके लिए रिश्ता मिला है और तुम रिश्ते को तोड़ने के लिए कह रही हो? माँ जी, क्योंकि हम साक्षी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकते। सिर्फ इसके रंग की वजह से आप कैसे उसकी शादी एक लंगड़े से करवा सकती हैं? साक्षी की शादी हम करवाएंगे, हम जिम्मेदारी लेते हैं इसकी, लेकिन आज साक्षी की शादी नहीं होगी। मैं भी देखती हूँ कि कैसे तुम इसकी शादी करवाती हो। अगर 2 महीने के अंदर इसकी शादी नहीं हुई ना, तो तुम पांचों अपना बोरिया बिस्तर उठाकर सीधा अपने मायके चली जाना। माला की तो आराम से शादी हो जाती है, लेकिन जो साक्षी के लिए रिश्ता आता है वो लोग वापस चले जाते हैं। और अब 5 भाभी अपनी काली नंद के लिए रिश्ते देखना शुरू करती हैं और जल्दी उन्हें एक विवेक नाम का लड़का मिलता है। वो काफी पढ़ा लिखा और एक समझदार इंसान था। उसे साक्षी के काले रंग से जरा भी दिक्कत नहीं थी। कुछ दिनों में शादी की रस्में शुरू होती हैं और साक्षी विवेक की धूमधाम से शादी हो जाती है। भाभी, मैंने आप पांचों को कितना गलत समझा, लेकिन आज आप नहीं होती तो कभी मेरा इस तरह घर नहीं बसता। मैं आज किसी झोपड़ी में बैठकर चूल्हे पर खांसते हुए रोटियां बनाती और मेरी जिंदगी पूरी तरह से नरक बन जाती। सगी माँ और भाइयों ने हमेशा मुझे मेरे काले रंग की वजह से दुत्कारा, लेकिन आप लोगों ने मुझे अपनाया। शुरुआत में तुम हमें तो पसंद नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हमें एहसास हुआ कि इंसान की खूबसूरती उसके रंग से नहीं, उसके मन से होती है। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, उसके लिए हमें माफ करना और हमेशा खुश रहना। साक्षी अपनी 5 भाभियों से विदाई लेकर विवेक के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। वहीं अपनी काली नंद का घर बसाकर 5 भाभी अब काफी खुश थीं।